नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 4 यानी क्लास 10th का मॉडल प्रश्न पत्र। हम लोग सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चौथा यानी सेट 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका मॉडल प्रश्न पत्र यानी जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मॉडल प्रश्न पत्र जो आया है आपका, वो सारा कंप्लीट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 4। हम लोग का सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चौथा सेट को कंप्लीट करेंगे जो कि कक्षा 10 के लिए। किसके लिए? कक्षा 10 के लिए। हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका जे बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसी का बात हम लोग कर रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र जो आया है सारा सब्जेक्ट में 5-5 करके, उसमें हम लोग साइंस का जो पढ़े थे सेट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल के वीडियो में। आज हम लोग चौथा कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपका कितने का एग्जाम होगा? 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है और टोटल मार्क्स कितना होगा? 40 नंबर का होगा। और सारा क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट 4 में क्या क्या क्वेश्चन है। सेट 3 तक तो हम लोग पूरा अच्छी तरह समझ चुके थे। हम लोग सेट 4 को देखते हैं इसमें सारा क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन कैसा है इसको हम लोग आज करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है? आपतित किरण का बात। बहुत सारा बच्चा क्या करेंगे कि 90 डिग्री पे क्लिक कर देंगे क्योंकि कल का सेट में क्वेश्चन है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में दिया था, जो कि उसका आपतन कोण जितना होगा उसका ही परावर्तन कोण उतना डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। 90 कोई बहुत सारा बच्चे 90 पे क्लिक करके बैठ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा भाई। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। आपतित और परावर्तित का बात हो रहा है, यहाँ पे आपतन और परावर्तन का नहीं हो रहा है, तो ये अलग बात है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है। यहाँ पे एक आपतित किरण गुजारेंगे इधर से, आपतित किरण, और एक इधर से परावर्तित किरण। यहाँ से होगा परावर्तित किरण और ये अभिलंब इस पे है। क्या है? अभिलंब है। क्लियर है? यानी इस और यहाँ से जो ये कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है यहाँ से इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये कितना का है? 90 डिग्री का है। कितना का है? 90 डिग्री का है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मोटा हो गया। ये जो कोण बना कितना का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो देखिए ये कोण जितना है, ये जो अभिलंब है इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर होता है। तो ये दो सबसे मिल के कितना है? 90 डिग्री है। दोनों के मिला कितना? 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा भाई मेरे? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो ये 45 भी होगा तब ना, 45 + 90 होगा। अगर यहाँ 60 रहेगा तो 60 मिलकर कितना होगा? 120 हो जाएगा। अगर 90 रहेगा तो 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ बात क्या है? 90 डिग्री का। तो 90 में कितना होगा? 45 दोनों मिलकर बट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा? आपका आंसर 45, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे कि थोड़ा समझिएगा, जैसे ये है, यहाँ से ये मुख्य बिंदु होता है O, और ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र होता है C। यहाँ से जब इसको गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुख्य क्या होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इसको ये जीरो जो है यहाँ पे, ओ जो है जीरो नहीं है, ओ है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है?
मुख्य अक्ष है। तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एफ का मान देखिए, ये क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, सेट 1 में भी था, सेट 2 में भी था, सेट 3 में भी था। वहाँ पे आर पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी वहाँ एफ पूछा था, यहाँ पे देखिए यदि एफ का मान कितना दिया, 16 सेंटीमीटर दिया है, तब आर का मान पूछ रहा है। वहाँ पे पूछा था एफ, आर पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉरी वहाँ पूछा था एफ का वैल्यू सेट 2 में, सेट 1 में, सेट 3 में, यहाँ पे आर का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे सेट 3 सेट 2 में कि r/2 होता है। क्या होता है, r/2। इसी में r निकालना होगा तो क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f। और f का वैल्यू क्या दे रखा है, f का वैल्यू क्या दिया है, 16 दिया है। तो 16 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 32 क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 32 आंसर हो जाएगा इसका। आर का मान कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू 2f। आर इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए 4 नंबर जो है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण इस तरह होता है, इसका जो होता है ये केंद्र, मुख्य केंद्र क्या होता है, वो होता है, और ये वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, और ये फोकस होता है वो होता है एफ। क्या होता है, फोकस क्या होता है उसका, एफ होता है। तो यहाँ से जब इसको, ये क्या है वक्रता, सी क्या है वक्रता, इसको पहला क्वेश्चन में बताए थे वक्रता केंद्र होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, किसी, ये क्वेश्चन पढ़े, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका ध्रुव कहाँ है, ये ध्रुव है। तो यहाँ पे किसके के बीच में, वक्रता और ध्रुव के बीच में कौन आ रहा है, फोकस के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, फोकस बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में हो जाएगा। क्लियर है। जैसे उत्तल दर्पण कहता है, उत्तल दर्पण का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी की एक क्वेश्चन कल भी आया था, परसों भी आया था, उसमें था अवतल दर्पण, तो यहाँ पे क्या दिया है, उत्तल दर्पण दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाड़ी के साइड मिरर वाला में क्या होता है, साइड में, जैसे हम लोग शीशा देखते हैं पीछे देखने के लिए, उसमें होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सेट 1 में भी एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। अगर किसी बाल्टी में अगर आप एक सिक्का डाल दें तो आपको दिखाई देगा कि वो सिक्का जो है तल से कुछ ऊपर उभरा हुआ दिखता है। तो उसमें बोलता है यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश के किस घटना को दर्शा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो 5 का क्वेश्चन जो, सॉरी 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश का अपवर्तन। कितना हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। लेंस के क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होते हैं, अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस जैसे इस तरह होता है, ये होता है जैसे कोई प्रकाश यहाँ से गुजारा, यहाँ तक सीधा आता है और यहाँ से क्या होता है, ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस को अब अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है, उसको क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस। तो देखिएगा उत्तल लेंस को जैसे फिगर ड्रॉ करते हैं उसका, उत्तल लेंस का आप लोग भी जानते होंगे उत्तल लेंस कैसे होता है। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु यहाँ पे है। जैसे इसमें प्रकाश को गुजारे तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यानी कि जितना भी प्रकाश को गुजारेंगे वो एक ही बिंदु पे क्या होगा, कटेगा, एक ही बिंदु पे जाके क्या करेगा,
वो कट करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जब यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। क्या करता है? एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। उसी तरह इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। क्या करता है? एकत्र करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या दिया है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, पुतली। क्या होगा? पुतली हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा समान नेत्र की निकट बिंदु क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कल भी आया था, क्वेश्चन सेट 3 में आया था, उसमें था दूर बिंदु। यहाँ पे क्या है? निकट बिंदु। अगर दूर बिंदु रहेगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि अनंत। लेकिन यहाँ पे दिया है क्या? निकट बिंदु के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु बोले थे क्या होता है? वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर दूर पूछेगा, अगर दूर पूछ लिया कि दूर बिंदु क्या होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत पर। ठीक है। क्लियर है? लेकिन मानव नेत्र के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसको देखिए क्या होती है? सीधा आभासी होता है, उल्टा आभासी होता है, उल्टा वास्तविक होता है और सीधा वास्तविक होता है। तो डी नंबर होता है 11 का डी। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी उल्टा और वास्तविक होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जरा दूरदृष्टता। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है। जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है? ये इसका कारण है कि ये समंजन क्षमता इसका क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? समंजन क्षमता इसका घट जाता है। क्लियर है? अभिनेत्र लेंस की क्षमता, जिस क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है या नेत्र दोष कहलाता है, परावर्तन कहलाता है या अपवर्तन कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, समंजन कहलाता है। ठीक है। समंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए Fe+H2 है तो यहाँ पे Fe3 हो रहा है, तो Fe इधर 1 है तो यहाँ पे 3 दे दिया। ये तो नहीं हो सकता, ये गलत बात। Fe+H2O, यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे क्या O4 है, H2O, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 का जो होगा। देखिए डी नंबर मिला है 3Fe+H2O। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो Fe3 दिया है, O4 दे दिया, यानी देखिए O क्या है? एक ही है। ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए 3Fe+4H2O, इसका जब रिएक्शन करें तो 3Fe3O4, O4 से सब क्या हुआ? गुना हुआ है, 4 से गुना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। देखिए सब में बैलेंस क्या हुआ था? Fe3O4 प्लस 4H2 है, 4H2 यहाँ पर भी है, 4H2 इधर भी हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन और अपचयन का बात आ गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 15 का हो जाएगा CuH2O। CuO+H2 को जब रिएक्शन करेगा तो Cu+H2O दे रहा है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का। ठीक है। H2CO। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पादक, उत्प्रेरक और उतोत्पाद। ठीक है। इसमें से ऑप्शन 16 का जो होगा यह अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक होगा। क्लियर है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान में होता है, द्रव्यमान के होता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है या फिर 0 होता है। तो इसमें क्वेश्चन 17 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है CuCH4+2O2 को जब रिएक्शन कराएगा तो CO2+H2O+ ऊर्जा दे रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए
उष्मा या ऊर्जा, ये क्या देता है? उष्मा छेपी देता है। क्या देता है? उष्मा प्लस ऊर्जा क्या देता है? उष्मा छेपी देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताया तो उष्मा पर ऊर्जा क्या देता है? उष्मा छेपी देता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्मा छेपी। 19 नंबर देखिएगा क्या बोला है कि ए प्लस अम्ल जब रिएक्शन करते हैं लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उपरोक्त समीकरण में ए क्या है? ए पूछ रहा है क्या है, ए को बताना है आपको। ए क्या है? ए क्या है? अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जब इसमें दिया है तो ए पूछ रहा है क्या है, तो ए क्या है? कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट है। और इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? लाल नहीं हो जाएगा। तो नीला पत्र डालने पे कौन होता है? अम्ल का रिएक्शन जब करता है लाल पत्र को क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो हो गया NaOH होगा। क्या? NaOH। ऑप्शन नंबर 20 में देखिएगा NaOH, HNO3 तो नहीं हो सकता, CH3 सिडोलेस ये भी नहीं हो सकता है, HCl ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा NaOH, यानी कि 20 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? ये क्वेश्चन सेट 1 में भी आया था। इसका जो आंसर हुआ था वो क्या होगा था? CSO4 × 5H2O। सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका 21 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 21 हो गया, 22 का बी नंबर NaCO3। सॉरी Na2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका जो आंसर हो जाएगा Na2CO3 होगा, CO3। यहाँ मिस्टेक हो गया इसको लिखने में, इसका Na2CO3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें OH माइनस आयन उपस्थित होता है, उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसमें H प्लस आयन उपस्थित होता है। क्या जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें क्या होता है? H प्लस आयन उपस्थित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 देखते हैं। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, तो यह पदार्थ में कौन क्षारक है? तो क्षारक जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारक होता है। और जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होता है भाई? अम्ल होता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसका यहाँ पे पूछ लिया क्षारक कौन है। तो क्षारक देखिए, एक ऑप्शन में 2 है, बी में 4 है, साथ में सी में 7 है, 14 किस में है? डी है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी क्या है? क्षारक है। डी क्या है? क्षारक। इसका pH मान कितना दे रहा है? 14 दे रहा है, यानी कि 14 दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए सूर्य के प्रकाश क्या आ रहा है? चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? सिल्वर क्लोराइड पे पड़ रहा है। इसमें से ये बोल रहा है कि ये क्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको जैसे यहाँ पे AgCl को जब रिएक्शन कराएंगे, AgCl को जब Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl Ag प्लस Cl2 24 था ना? 25। AgCl को जब रिएक्शन AgCl यहाँ हो जाएगा Ag प्लस Cl2,
Cl2। तो यहाँ पे देखिए इधर भी 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा वियोजन। क्या हो जाएगा, वियोजन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी होता है। कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी होता है उसको बताना है आपको। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा, संवहन। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का सी नंबर हो जाएगा, परजीवी पोषण। क्या हो जाएगा, परजीवी पोषण। क्लियर है। प्राणी संभोजी पोषण ये अमीबा में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सेट 3 में आया था, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। ये अमीबा के लिए है और मनुष्य के लिए क्या है, परजीवी पोषण प्राणी, ठीक है। 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, इसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, लाइपोज। क्या होगा, लाइपेज। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लाइपेज। चलिए देखिए 30, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में ढूंढना कहाँ होता है। पाइरूवेट में ढूंढना कहाँ होता है, ये होता है जाइलम में। कहाँ होता है, जाइलम। सॉरी 30 का होगा, सॉरी गलती हो गया। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है, ये होता है 30 का ए कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्लियर है। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। क्लियर है। तो किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन। दिए गए चित्र देखिएगा, यहाँ फिगर दिया गया है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है। ये क्या है, ब्रायोफिल्म का पत्ता है। किसका है, ब्रायोफिल्म का पत्ता है। इसमें जो बताया कि किसको दर्शाता है, प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 का बी नंबर, कायिका प्रवर्धन। क्या हो जाएगा, कायिका प्रवर्धन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, यानी कि 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, अंकुरन। क्या कहते हैं इसको, अंकुरन कहते हैं। क्लियर है। कहता गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है, ये होता है डिंब वाहिनी में। क्या होता है, डिंब वाहिनी में, यानी 35 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। क्लियर है। तो जल विद्युत 36 देखिएगा, जल विद्युत ये संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य, इसमें सत्य कथन बताना है। 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिएगा पढ़ के देखते हैं एक बार क्या है इसमें। यह अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, ये तो नहीं हो सकता है। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ये नहीं हो सकता है। इस संयंत्र के निर्माण की परिस्थिति तंत्र नष्ट हो जाता है। इसका आंसर ये सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 36 का। क्लियर है कि इस संयंत्र के निर्माण से परिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाती है। क्लियर है। 37 देखिएगा कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो 37 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए, इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है। क्या उपयोग होता है, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। यह अत्यधिक महंगा होता है। ये क्या होता है, अत्यधिक महंगा होता है। सौर सेल क्या होता है, अत्यधिक। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट है। ये अत्यधिक क्या होता है, महंगा होता है। क्लियर है।
कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं, नाभिकीय ऊर्जा की उपयोग की क्या सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन की उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है। नाभिकीय अपशिष्ट के अपकरण, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 38 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 39 देखिएगा, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है। लकड़ी होगा, कोयला, सीएनजी या एलपीजी। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एलपीजी। क्या हो जाएगा? एलपीजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत संयंत्र में, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, भूतापीय ऊर्जा स्रोत में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका 40, आपका सेट 4 हो गया ख़त्म। आपका और एक सेट बचा हुआ, इसमें आपको कल का वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें, आपके लिए और मेहनत करें। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है मेरे भाई, आप इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपना बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम आपके लिए और मेहनत करें और आपको सारा जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसको सारा का सारा सॉल्यूशन करा दें, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेट में।